नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कल्याण रेलवे यूट्यूब चैनल पर। ये चैनल उन सभी के लिए है जो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप भी अपने प्रमोशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में हम बात करने वाले हैं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का प्रश्न पत्र है। एग्जाम सीबीटी टेस्ट हुआ था, सीबीटी टेस्ट क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था। अगर एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो 4 जुलाई 2023 का कंडक्ट हुआ था। 4 जुलाई 2023। ये प्रश्न पत्र मैसूर डिवीजन का है। मैसूर डिवीजन किसके अंतर्गत आता है? साउथ वेस्टर्न रेलवे। जो लेवल 1 में अभी काम कर रहे हैं, ग्रुप डी में ज्वाइन किए हैं, वो क्लर्क के लिए एलिजिबल है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं ये प्रश्न पत्र। इस वीडियो में A to Z डिस्कशन होगा विथ फुल सॉल्यूशन के साथ। आप लोग वीडियो स्किप करके मत जाइए। कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी है इस एग्जाम में, कुछ इंग्लिश से प्रश्न पत्र पूछे गए हैं, कुछ मैथ से पूछे गए हैं, कुछ राजभाषा से पूछे गए हैं। टोटल अगर प्रश्न की बात की जाए तो 110 प्रश्न पूछे गए हैं। टेक्निकल पूछे गए हैं, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राजभाषा से पूछे गए हैं, और रीजनिंग से पूछे गए हैं, और मैथ से पूछे गए हैं। 5 टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया था इस एग्जाम में। तो डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 110 तक विथ फुल सॉल्यूशन। एक भी क्वेश्चन हम स्किप नहीं करेंगे। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन विथ डिटेल्स रहेगा इस वीडियो में, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। सीरियल नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। एक्सपैंड SWRWWO। SWRWWO का पूरा विस्तार रूप पूछा जा रहा है, यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे, क्या होगा। तो इसका विस्तार रूप होगा साउथ वेस्टर्न रेलवे वोमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए द राइट आंसर इसका हो जाएगा। साउथ वेस्टर्न रेलवे वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, SWR। ये होता क्या है? वुमेन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ये महिला कल्याण संगठन होता है। क्या होता है? महिला कल्याण संगठन। ये भारतीय रेलवे में WWO का मुख्य काम रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों के कल्याण को बढ़ावा देना है। इसका मुख्य काम क्या है? WWO का रेलवे कर्मचारी और उनके परिवारों के कल्याण को बढ़ावा देना मुख्य काम है। SWRWWO। SWR इसलिए पूछा गया क्योंकि साउथ वेस्टर्न रेलवे का यह प्रश्न पत्र है। सिर्फ WWO भी पूछा जा सकता था कि उसका पूरा नाम क्या है। तो उसका पूरा नाम है वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं महिला कल्याण संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 2 नंबर बोला जा रहा है द मैक्सिमम परमिसिबल वेट इन किलोग्राम्स ऑफ एनी सिंगल पैकेज आर्टिकल विच कैन बी एक्सेप्टेड फॉर पार्सल बुकिंग इज। पार्सल बुकिंग के लिए स्वीकार किए जाने वाले किसी भी एकल पैकेज वस्तु का अधिकतम स्वीकार्य वजन किलोग्राम में पूछ रहा है, क्या होगा। तो किलोग्राम में पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर किलोग्राम में ही दिया जाएगा। 150 kg हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर क्विंटल में हमसे पूछता तो 1 क्विंटल में कितना केजी होता है बताइए, कमेंट करके बताइए। 1 क्विंटल में कितना केजी होता है? 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, ठीक है। तो 150 केजी के अगर हम क्विंटल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 क्विंटल हो जाएगा। 1.5 क्विंटल। अगर केजी में न पूछ के अगर क्विंटल में आपसे पूछता तो 1.5 क्विंटल आपका आंसर हो जाता। 1.5 क्विंटल हो जाता, क्योंकि 1 क्विंटल में 100 केजी होता है और 150 केजी एक पैकेज में आपका 150 केजी से वजन नहीं होना चाहिए। अब यदि आप रेलवे से पार्सल करते हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो आप जो एक पैकिंग करेंगे एक सिंगल, उसका 150 केजी से वजन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 150 से ज़्यादा होगा तो आपका वहाँ पे बुकिंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ए स्टेशन वेयर द रेल लाइन्स एंड इज कॉल्ड। वह स्टेशन जहाँ रेल लाइनें समाप्त होती है क्या कहलाती है? जहाँ रेल लाइनें समाप्त होती है वहाँ कहलाती है टर्मिनल स्टेशन। उसे टर्मिनल स्टेशन बोलते हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। टर्मिनल स्टेशन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, कितने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर बोला जा रहा है द मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जरी ट्रेन इन इंडिया। भारत की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन कौन सी है?
तो सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन की अगर बात की जाए तो ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, द महाराजा एक्सप्रेस, द महाराजा एक्सप्रेस। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द महाराजा एक्सप्रेस। भारत की सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस है। महाराजा एक्सप्रेस के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन होने वाला है इस वीडियो में, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। आगे चलकर रीजनिंग भी पूछे गए हैं, मैथ भी पूछे गए हैं, इंग्लिश से भी प्रश्न पत्र है, राजभाषा से भी प्रश्न पत्र है। तो एक एक क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं, और डिटेल में वो भी मैथ का शॉर्ट ट्रिक भी हम बताने वाले हैं, रीजनिंग का भी कुछ शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। हो सकता है आप जानते होंगे तो अच्छा बात है, नहीं जानते होंगे तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो महाराजा एक्सप्रेस के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। महाराजा एक्सप्रेस ये 4 अलग अलग रूटों पर चलती है, 4 अलग अलग रूटों पर चलती है। ठीक है, रूट क्या है इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। 4 अलग अलग रूटों पर चलती है, मगर रूट आप बताइए, कुछ आपके लिए भी छोड़ दे रहा है। ठीक है, यह यात्रा कंप्लीट करने में जो महाराजा एक्सप्रेस जब ट्रेन चलती है एक जगह से दूसरे जगह, तो इसे यात्रा कंप्लीट करने में 7 दिन और 6 रातें लगती है। ये कब चलती है महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन? तो अक्टूबर से अप्रैल के बीच चलती है। कब चलती है? अक्टूबर से अप्रैल के बीच। ठीक है, इसका राज्य जो है, कौन कौन राज्य से होकर गुजरती है महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन? तो महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और एमपी, और एक लास्ट बच गया यूपी। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, इसका किराया, अगर पैकेज की बात की जाए कि महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन की क्या किराया लगती है, तो एक मुफ्त किराया लगती है। इसे पैकेज में होता है, इसका कोई 200-400 किराया नहीं है, ये पैकेज में बात होता है। जब प्राइवेट कंपनी में कोई सुनते होंगे कि मेरा 1.5 लाख का पैकेज है, 2 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज है, पैकेज क्या होता है? पूरा 1 ईयर का पैकेज होता है। तो ये इसका जो पैकेज होता है महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन का, तो एक जर्नी जो आप 7 रात और 6 दिन जो लग रहा है, 7 दिन 6 रात, उसको कंप्लीट करने में पूरा आपको टूर जो कराएगा, उसका पैकेज मिनिमम 20 लाख रुपया से शुरू होती है महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन में। उसमें बहुत सारे फैसिलिटी रहते हैं, खाना, सोना, घूमना, जो भी है A to Z, जो आप घर में आपको फैसिलिटी मिलती है, वो पूरा फैसिलिटी आपको महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन में मिलती है। इसका नाम से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये ट्रेन कैसा है। महाराजा, बड़े बड़े जो महाराजा लोग थे, आप समझ रहे हैं महाराजा लोग क्या क्या फैसिलिटी में रहते थे। द महाराजा एक्सप्रेस, महाराजा एक्सप्रेस भारत में ही नहीं, दुनिया की सबसे लग्जरी ट्रेनों में से एक माना जाता है। भारत में तो मानी जाती है, पूरी दुनिया में महाराजा एक्सप्रेस सबसे लग्जरी ट्रेनों में से एक माना जाता है। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा डिटेल में हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 4 के बाद 5 आता है। 5 क्या कह रहा है देखिए, 5 बोल रहा है तत्काल टिकट कैन बी बुक्ड फॉर सिलेक्टेड ट्रेन डैश इन एडवांस एक्सक्लूडिंग डेट ऑफ जर्नी फ्रॉम द स्टेशन ओरिजिनेटिंग स्टेशन। चयनित ट्रेनों के लिए तत्काल टिकट ट्रेन के आरंभिक स्टेशन से यात्रा की तारीख को छोड़कर कितने दिन पहले बुक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 दिन। ऑप्शन ए द राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन में बोला गया एक्सक्लूडिंग डेट ऑफ जर्नी, यात्रा की तारीख को छोड़कर आप कितने दिन पहले बुक कर सकते हैं? तो 1 दिन पहले बुक कर सकते हैं। उसका टाइमिंग भी होता है तत्काल टिकट का, आप लोग काटते होंगे तो तत्काल टिकट स्लीपर के लिए अलग उसका टाइमिंग है, एसी के लिए अलग टाइमिंग है। स्लीपर के लिए शायद 11:15 है या 11, एसी के लिए 10 बजे है। ठीक है, तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है तत्काल टिकट। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, 2 एग्जाम में तो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। 6 नंबर देखिए, IRCTC पोर्टल इज मेनली यूज फॉर। IRC पोर्टल मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है किसके लिए? तो ये मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है बुकिंग रेलवे ई टिकट, रेलवे ई टिकट के लिए बुक किया जाता है IRCTC। इस क्वेश्चन में IRCTC का पूरा नाम जानने का कोशिश करेंगे। अगर आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जो जानते हैं उनके लिए बता दे रहे हैं। IRCTC का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। लिख लीजिए, पेन और पेज लेकर बैठा कीजिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। अगर IRCTC के इस्टेब्लिशमेंट की बात किया जाए, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो ये 27 सितंबर 1999 को इस्टेब्लिश्ड हुआ था। रेलवे ई टिकट होता क्या है? बहुत सारे के मन में चल रहा होगा रेलवे ई टिकट होता क्या है। तो ऑनलाइन खरीदा और जनरेट किया गया डिजिटल टिकट है। ऑनलाइन खरीदा और जनरेट किया गया डिजिटल टिकट है। इसे आप घर बैठे, ध्यान से सुनिएगा, इसे आप घर बैठे कंप्यूटर या मोबाइल से IRCTC के थ्रू ऑनलाइन ले सकते हैं रेलवे ई टिकट।
तो कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, IRCTC के बारे में देख लिए। अब 7 नंबर देखिए। अगर वीडियो पे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करके जरूर जाइएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नए नए टॉपिक से नए नए प्रश्न पत्र लाएंगे। और अगर आपको चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक से डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमसे बेहिचक। तो 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ZRUCC के अध्यक्ष पूछा जा रहा है। ZRUCC के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा GM। इस क्वेश्चन में 2 का फुल फॉर्म जानने का कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आप देखे होंगे पहला प्रश्न में ही फुल फॉर्म से ही एक क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। एक प्रश्न फुल फॉर्म से ही पूछा गया था। WWO का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया था क्या होता है, तो वुमेन्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो फुल फॉर्म जानने का कोशिश करेंगे हर क्वेश्चन में, उसका मतलब होता क्या है। तो GM का मतलब क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है? GM का मतलब ये होता है जनरल मैनेजर। बहुत सारे एग्जाम में गलती करके आते हैं, जोनल मैनेजर भी मार देते हैं। नहीं, जनरल मैनेजर होता है GM का पूरा नाम, लिख लीजिए जनरल मैनेजर होता है। एक ऑप्शन में था स्टार्टिंग में जोनल मैनेजर, तो जोनल नहीं जनरल मैनेजर होता है GM का पूरा नाम। तो चेयरमैन कौन होते हैं? ZRUCC का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो GM होते हैं। ZRUCC का पूरा नाम क्या होता है? ये होता है जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी। लिख लीजिए Z फॉर जोनल। ZRUCC का पूरा नाम जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमिटी। कमिटी में भी डबल M होता है, ITT होता है, डबल E होता है। कमिटी क्या होता है? एक एग्जाम में पूछा गया था कमिटी के बारे में, 4 ऑप्शन दे दिया कमिटी लिखकर, कौन सा कमिटी सही है। तो आप लोग स्पेलिंग पे भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। ZRUCC का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो GM होते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर फुल फॉर्म पूछ दिए गए, इसलिए बोल रहे हैं फुल फॉर्म पर विशेष ध्यान दीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए PCOM का विस्तार रूप आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो PCOM का विस्तार रूप हो जाएगा प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। बॉक्सन बैगन बॉक्सन बैगन कैसा बैगन है? ये तो 3 एग्जाम में हम देख चुके हैं, पूछा गया है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। बॉक्सन बैगन बहुत ही BBI है, ये ओपन बैगन होता है। बॉक्सन बैगन कैसा बैगन है? तो ओपन टाइप बैगन है बॉक्सन बैगन। ऑप्शन ए इधर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बॉक्सन बैगन का हम लोग जो यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, इसका नाम से ही पता लग रहा है, खुला बैगन जिसको बोलते हैं ओपन बैगन। बॉक्सन बैगन में हम लोग ऊपर से फूला रहता है, इसे बारिश से हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। कोयला ले जा सकते हैं, स्टोन ले जा सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह, जिसे वर्षा से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सामान आप कैरी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बॉक्सन बैगन में एक ओपन टाइप का बैगन है, ठीक है। और ऑप्शन बी में है कवर्ड बैगन, टैंक बैगन। तो कवर्ड बैगन और टैंक बैगन का भी एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। पेन पेज अगर रखे हुए हैं तो ये पूछे जाते हैं कि कवर्ड बैगन का एग्जाम्पल देख लीजिए। टैंक बैगन कौन कौन होते हैं? तो बॉक्सन बैगन कैसा बैगन होते हैं? ओपन बैगन। और देख लेते हैं कवर्ड बैगन क्या होता है। देखिए कवर्ड बैगन का एक एग्जाम्पल होता है BCNA पूछेगा किस टाइप का बैगन है, BCNA या BCNHL, एक किस टाइप का बैगन है? तो कवर्ड बैगन के अंतर्गत आता है। कवर्ड बैगन का मतलब होता है कि चारों तरफ से पैक, जिस जैसा नाम वैसा काम, आप नाम से भी जानने का कोशिश कीजिएगा। कवर्ड बैगन का एग्जांपल कौन हो गया? BCNHL। कवर्ड बैगन का हम लोग यूज करते हैं फूड ग्रेन्स, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स etc, जो हमें वर्षा से उसे प्रॉब्लम हो उसे वहाँ कैरी करते हैं कवर्ड बैगन में। जैसे फूड ग्रेन्स, अगर अनाज में अगर पानी चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, सीमेंट में अगर पानी गया तो ये पूर्ण रूप से पैक रहता है। BCNA BCNHL ये कवर्ड बैगन के अंतर्गत आते हैं। ओपन बैगन देख लीजिए, बॉक्सन बैगन ओपन बैगन है। अब हम देखेंगे टैंक बैगन। टैंक बैगन नाम से ही पता लग रहा होगा टैंक बैगन कैसा होता है। टैंक बैगन का एग्जाम्पल होता है BTPN। देखिए अब टैंक बैगन के जानेंगे, BTPN या एक बोगी होता है बैगन होता है BTPGLN,
ठीक है। ये टैंक बैगन का एग्जाम्पल है, पूछेगा BTPN BTPGLN कैसा बैगन है, तो ये टैंक बैगन है। टैंक बैगन का हम लोग यूज करते हैं लिक्विड एंड गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। पूछा जाएगा कि BTPN BTGLN किस टाइप का बैगन है, तो टैंक बैगन है। इसे हम लोग यूज करते हैं लिक्विड एंड गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ये समझ गए बॉक्सन बैगन किस टाइप का बैगन है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था बॉक्सन बैगन, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ओपन बैगन। और जो हम बी और सी डिटेल में थोड़ा बता दिए, हर क्वेश्चन का कोशिश करेंगे डिटेल में बताने का। आप लोग लास्ट तक बने रहेगा, एक भी क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं है। आप जेई के एग्जाम में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन, चीफ लोको इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछे गए हैं, आप जाकर देखिए मेरा वीडियो, बॉक्सन बैगन किस टाइप का बैगन है। तो ऐसा नहीं है, टेक्निकल क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, टेक्निकल क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन हो गया आपका, इस्टेब्लिशमेंट से, राजभाषा से, मैथ से, रीजनिंग, ये सब कॉमन है। आप किसी भी एग्जाम में अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, ठीक है। आप स्किप करके मत जाइए। 10 नंबर देखिए, नॉर्मली एन एम्प्लॉय इज इंटाइटल्ड फॉर एन एनुअल इंक्रीमेंट। पूछा जा रहा है कि आमतौर पर एक कर्मचारी वार्षिक वेतन वृद्धि का हकदार होगा, एक कब होगा, तो वंस इन ए ईयर, साल में एक बार। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी द राइट आंसर। एक बार आपको इंक्रीमेंट लगता है। इंक्रीमेंट कब लगता है, या तो जुलाई में लगता है या तो जनवरी में। एक इंक्रीमेंट हर एम्प्लॉय को लगता है। इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था, जुलाई में कब लगता है, जनवरी में कब लगता है। क्या ये हमारे मन के अकॉर्डिंग होता है, मगर जनरली डिसाइड होता है डेट ऑफ ज्वाइनिंग से या डेट ऑफ प्रमोशन से। अगर मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग मार्च में हुआ, मार्च 2025 में हुआ, ठीक है, तो मिनिमम सर्विस 6 मंथ आप कीजिएगा, उसके बाद आपका इंक्रीमेंट लगेगा। तो मार्च से आप 6 मंथ जोड़ लीजिए, मार्च तीसरा महीना होता है, 6 मंथ आप कीजिएगा तो 9 माह, सितंबर हो जाएगा। तो उसके बाद जो आएगा, जुलाई आएगा या जनवरी आएगा। सबसे पहले कौन आ रहा है, जुलाई या जनवरी, तो जनवरी आ रहा है, ठीक है। आप मार्च में अगर ज्वाइन करते हैं तो 6 मंथ आप जब जॉब कीजिएगा, सर्विस कीजिएगा, तो या तो जुलाई पहले है या तो जनवरी है। तो मार्च के 6 मंथ आप जब जॉब कर लीजिएगा तो उसके बाद जनवरी आ रहा है, तो आपका इंक्रीमेंट हर ईयर जनवरी में लगेगा, ठीक है। यदि आप दिसंबर में ज्वाइन किए, तो 6 मंथ आप जोड़ लीजिए, तो आपको जून में 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है, शायद जून में ही होता है, हाँ। तो आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा जुलाई में लगेगा। प्रमोशन में भी सेम केस है। अगर आपको मार्च में प्रमोशन होता है तो 6 मंथ जब आप कंटिन्यू जॉब कीजिएगा प्रमोशन के बाद, तो आपको अगला इंक्रीमेंट लगेगा। तो ज्वाइनिंग के टाइम आपका अगर इंक्रीमेंट जनवरी में लग रहा है, तो प्रमोशन हो जाने के बाद तो आपका इंक्रीमेंट चेंज हो सकता है। ये समझ क्राइटेरिया है। प्रमोशन होने के बाद 6 मंथ के बाद जो पहले आ जाए, जनवरी आ जाए या जुलाई आ जाए। इससे पहले क्या होता था, साल में एक ही बार इंक्रीमेंट लगता था। उससे क्या होता था, कर्मचारी को लॉस होता था, इसलिए सरकार ने इसे 2 बार कर दिया गया, जनवरी और जुलाई। ये कब से किया गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि जनवरी और जुलाई में इंक्रीमेंट का प्रावधान कब से किया गया। तो 10 नंबर का हो गया डिटेल में। अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, कोशिश कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम बताने का। तो 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 10 का, वंस इन ए ईयर। इंक्रीमेंट साल में एक बार लगता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा 10 का। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्टेशंस एनुअल पैसेंजर्स अर्निंग लेस देन या इक्वल टू 500 करोड़ एंड मोर देन 100 करोड़। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन। स्टेशन की वार्षिक आय 500 करोड़ से कम, 500 करोड़ से कम या इसके बराबर और 100 करोड़ से अगर अधिक है तो किस कैटेगरी में यह स्टेशन आता है। तो ये स्टेशन हमारा आता है NSG2 में आता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। NSG2 होता क्या है, ये होता है नॉन सबर्बन ग्रेड। लिख लीजिए, NSG का पूरा नाम होता है नॉन सबर्बन ग्रेड, नॉन सबर्बन ग्रेड। इसका NSG1 का क्राइटेरिया क्या है, NSG1 का क्राइटेरिया है कि मोर देन 1 करोड़, 1 करोड़ से ज़्यादा, और लेस देन या इक्वल टू 500 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा अगर आपका अर्निंग आ रहा है स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म टिकट से बहुत सारा है, मिसलिनियस पार्सल से। तो अगर आपका 1 करोड़ से ज़्यादा इनकम आ रहा है और इक्वल टू 500 या 500 करोड़, तो NSG2 कैटेगरी में आएगा। NSG2 का मतलब होता है नॉन सबर्बन ग्रेड 2। इसके डिटेल में वीडियो अगर आपको चाहिए, NSG1, NSG2, NSG3, ये 6 टाइप का होता है NSG, ठीक है। नॉन सबर्बन ग्रेड को 6 टाइप में बांटा गया है। अभी जो ऑप्शन में है हम आपको बता देंगे, NSG1, NSG3। अगर डिटेल में चाहिए तो आप मेरा एक शॉर्ट वीडियो जाकर देखिए। शॉर्ट वीडियो में हम अपलोड कर दिए हैं कि जो कैटेगरी है स्टेशन का, उसके बारे में हम 2 वीडियो अपलोड किए हैं, आप जाकर देखिए,
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करके देखिए, वहाँ पे शॉर्ट वीडियो में जब जाइएगा तो बहुत सारे मेन हम दे चुके हैं, उसमें 2 वीडियो में है इसके बारे में डिटेल में, तो आप जाकर वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो NSG1 किसे कहते हैं? मोर देन 500 करोड़, मोर देन 500 करोड़ से अगर ज़्यादा होता है इनकम तो NSG1 में आता है यह स्टेशन, नॉन सबर्बन ग्रेड 1 में आएगा। अगर NSG3 कब होगा? मोर देन 20 करोड़ एंड लेस देन या इक्वल टू 100 करोड़, मोर देन 20 करोड़ एंड लेस देन इक्वल टू 100 करोड़, तो ये NSG3 कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर की अगर बात की जाए तो NSG इज द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। और सबर्बन स्टेशन को 3 भाग में बांटा गया है, सबर्बन ग्रेड 1, सबर्बन ग्रेड 2, सबर्बन ग्रेड 3। और एक हॉल्ट स्टेशन होता है, उसे भी 3 भाग में बांटा गया है, जिसे HG1, HG2, HG3 बोलते हैं। तो ये जो सबर्बन नॉन सबर्बन हॉल्ट स्टेशन है, इसके बारे में शॉर्ट वीडियो में हमने अपलोड कर दिया है, आप जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, व्हिच स्टेशन है वर्ल्डेस्ट लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म? विश्व के सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्टेशन पे है? तो ये हुबली स्टेशन पे है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा 12 का। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली स्टेशन पे है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं, क्वेश्चन थोड़ा दिख नहीं रहा है। द हेड क्वार्टर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे इज सिचुएटेड है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये सिकंदराबाद में है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है, 14 नंबर बोला जा रहा है एक्सपेंड SBF, SBF का पूरा नाम पूछा जा रहा है, क्या होगा? तो SBF का होता है स्टाफ बेनिफिट फंड, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, 15 क्या बोला जा रहा है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेशन वाज फॉर्मली नोन एज विक्टोरिया टर्मिनस? निम्नलिखित में से किस स्टेशन को पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर, 16 क्या बोला जा रहा है, इन व्हिच ईयर डिड इंडियन रेलवे इंड्यूर ए 20-day स्ट्राइक व्हिच डैमेज द नेशंस इकोनॉमी? किस वर्ष भारतीय रेलवे को 20 दिनों की हड़ताल का सामना करना पड़ा जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बहुत इंप्लॉय को पता भी नहीं है कि रेलवे में भी हड़ताल हुआ था और लंबा हड़ताल चला था, नहीं जानते हैं। तो आज इस 16 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, आ चुका है एग्जाम में, किस वर्ष भारतीय रेलवे को 20 दिनों की हड़ताल का सामना करना पड़ा जिससे देश की अर्थव्यवस्था का नुकसान हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1974 में 20 दिन की हड़ताल हुई थी, सबसे लंबा अब तक की हड़ताल है रेलवे में। उसके बाद रेलवे में हड़ताल नहीं हुई, भारत आज़ाद होने के बाद ये हड़ताल हुई थी। भारत तो आज़ाद हुआ था इससे 20-25 साल पहले, 24 साल पहले, तो 1974 में 20 दिन की लंबा हड़ताल हुई थी रेलवे में। इसका कारण क्या था, इसका मांग क्या था, हड़ताल किस लिए हड़ताल हुआ था, वो भी जानेंगे इस क्वेश्चन में। इसका अगर हड़ताल की बात की जाए तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था हड़ताल का, बेहतर काम करने की परिस्थिति, जो इन्वायरमेंट होता है काम करने का, उसे बेहतर बनाने के लिए मांग हो रहा था। उच्च वेतन बढ़ाने के लिए मांग हो रहा था दूसरा, और तीसरा सामाजिक सुरक्षा नाम का कोई चीज़ नहीं था रेलवे एम्प्लॉय के पास, सामाजिक सुरक्षा के लिए भी डिमांड हो रहा था। और लास्ट चौथा जो मांग हो रहा था, इसमें मेन पॉइंट हम बता रहे हैं, ये आवास जैसी मांग हो रहा था, हाउस रेंट के लिए भी डिमांड हो रहा था इस हड़ताल में। इसका जो नेतृत्व कर रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था, इसका नेतृत्व जॉर्ज फर्नांडिस। लगातार 20 दिन तक यह हड़ताल चली थी, इसमें लगभग 17 लाख कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था, बहुत ही बड़ा रेलवे का हड़ताल था, लगभग 17 लाख कर्मचारी ने इस हड़ताल में भाग लिया था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है 16 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, हु इज द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, 18 नंबर क्या कह रहा है, हु ओवरसीज एंड मैनेज द कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ जोन इन इंडियन रेलवे? भारतीय रेलवे में किसी जोन की व्यावसायिक गतिविधियों की देखरेख और प्रबंधन कौन करता है? तो PCCM करता है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। PCCM होता क्या है, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर होता है, लिख लीजिए। प्रिंसिपल फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, आप तो देख रहे हैं कितना फुल फॉर्म पूछे गए, प्रिंसिपल
चीफ कॉमर्शियल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर, धीरे धीरे बोल रहे हैं, लिख लीजिए, प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर, कॉमर्शियल मैनेजर होता है, प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर होता है PCCM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखिए 19 बोला जा रहा है, वेयर इज द इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड, भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये पुणे में है, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा इसका, पुणे में है। 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा था, ध्यान से सुनिए, देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन कहीं से जुगाड़ करते हैं, ठीक है। अगर आपके पास भी कोई रेलवे में एग्जाम हुआ है, उसका प्रश्न पत्र है, तो आप भेज सकते हैं, उसका हम फुल डिस्कशन करा देंगे। तो भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्थान कहाँ है, तो ये पुणे में है, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। इंडियन रेलवे सिविल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो पुणे में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, विच ट्रेन इज द फुली अनरिजर्व सुपरफास्ट ट्रेन, पूछा जा रहा है कि कौन सी ट्रेन पूरी तरह से अनरक्षित सुपर ट्रेन है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो ये अनरिजर्व सुपरफास्ट ट्रेन कौन है, अंत्योदय एक्सप्रेस, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। अनरिजर्व सुपरफास्ट ट्रेन है अंत्योदय एक्सप्रेस। ये कब शुरू किया गया था, ये 2016 में शुरू किया गया था, ऑप्शन इसका बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर शुरू कब की गई थी, तो 2016 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर, व्हिच जोन इज द लार्जेस्ट रेलवे जोन इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो सबसे बड़ा रेलवे जोन है नॉर्दर्न रेलवे, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका, उत्तर रेलवे जिसे बोलेंगे हिंदी में, नॉर्दर्न रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, इंडिया फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन रन बिटवीन, भारत की पहली यात्रा ट्रेन किसके बीच चली थी, तो पहली यात्रा ट्रेन चली थी मुंबई के बोरी बंदर और थाने के बीच चली थी, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। बॉम्बे यानी मुंबई उसी को बोलते हैं, मुंबई के बोरी बंदर और थाने के बीच चली थी। इस क्वेश्चन में और एक प्रश्न बन रहा है कि कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ये ट्रेन कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, 16 अप्रैल 1853 को चली थी। इसमें 3 इंजन के द्वारा संचालित हुआ था, ये ट्रेन में 3 इंजन के द्वारा संचालित हुआ था। अगर यात्री की बात की जाए तो इसमें 400 यात्री कुल थे, इस ट्रेन में टोटल 400 यात्री थे, और ये ट्रेन 34 किलोमीटर तक चली थी, 34 किलोमीटर तक चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। टेक्निकल के बाद आएगा आपसे इंग्लिश आएगा, फिर मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, राजभाषा का प्रश्न आएगा। तो 23 में बोला जा रहा है HBA, दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, HBA का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। देखिए फुल फॉर्म कितने पूछे जाते हैं आप खुद काउंट कर सकते हैं, 5 तो मिनिमम रहते ही हैं एग्जाम में। तो HBA का पूरा नाम होता है हाउस बिल्डिंग एडवांस, हाउस बिल्डिंग एडवांस HBA। तो HBA रिलेटेड किससे है, तो ये हाउस से संबंधित है, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए तो हाउस बिल्डिंग एडवांस हो जाएगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस लिख लीजिए, हाउस बिल्डिंग एडवांस। अगर फुल फॉर्म याद है उससे आप क्वेश्चन बना दीजिएगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस हो जाएगा। तो हाउस बिल्डिंग किससे संबंधित है, तो हाउस से संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, NTES, 24 नंबर में बोला जा रहा है कि NTES का पूरा नाम क्या होगा, NTES का पूरा नाम होता है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्र ट्रेन पूछताछ प्रणाली, नेशनल का मतलब राष्ट्र हो गया, ट्रेन टी से ट्रेन, इंक्वायरी पूछताछ, और एस का मतलब सिस्टम प्रणाली होता है। हिंदी में अगर बात की जाए तो राष्ट्र ट्रेन पूछताछ प्रणाली, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम। 24 का ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर, इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटिक कलर लाइट सिग्नल्स बिकम ऑपरेशनल बिटवीन, भारत का पहला स्वचालित रंगीन प्रकाश सिग्नल किसके बीच चालू हुआ था, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, किसके बीच चालू हुआ था, तो मुंबई CSMT नहीं, मुंबई VT टू बाईकुला, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला स्वचालित रंगीन प्रकाश सिग्नल किसके बीच चालू हुआ था, मुंबई VT टू बाईकुला, ऑप्शन डी द राइट आंसर 25 का। इसका पूरा नाम क्या होता है, पूरा नाम दिख नहीं रहा है, लिख लीजिए, जो सिग्नल के बारे में जो चर्चा हो रही है, इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटिक कलर लाइट सिग्नल्स बिकम ऑपरेशनल बिटवीन मुंबई VT टू बाईकुला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर,
रिजर्वेशन चार्ज फॉर स्लीपर क्लास, रिजर्वेशन चार्ज कितना लगता है स्लीपर क्लास का, पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शयनयान श्रेणी के लिए आरक्षण शुल्क कितना लगता है, तो 20 रुपया लगता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, इंडियाज फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर लोको पायलट, पूछा जा रहा है भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी। भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव थी। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, सुरेखा यादव। सुरेखा यादव कहाँ की थी, तो ये महाराष्ट्र की थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ पूछा जा रहा है कि पहली महिला ट्रेन ड्राइवर कौन थी, तो सुरेखा यादव, यह महाराष्ट्र की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर, 28 बोला जा रहा है मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज इन रुपीज में पूछा जा रहा है फॉर कन्फर्म स्लीपर क्लास रिजर्वेशन टिकट। स्लीपर श्रेणी के कन्फर्म आरक्षण टिकट के लिए न्यूनतम रद्दीकरण शुल्क रुपया में पूछा रहा है, कितना मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज लगता है, तो मिनिमम कैंसिलेशन चार्ज 120 रुपया लगता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्लीपर क्लास का अगर टिकट आप कैंसिल कराते हैं तो 120 रुपया लगेगा ही लगेगा कैंसिल करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, 29 देखिए क्या करा, साउथ वेस्टर्न रेलवे फॉर्म, साउथ वेस्टर्न रेलवे फॉर्म्ड ऑन, दक्षिण पश्चिम रेलवे का गठन पूछ रहा है कब होगा, कब हुआ था, तो अप्रैल 2003 में हुआ था। दक्षिण पश्चिम रेलवे का गठन अप्रैल 2003। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, हाउ मेनी जोन्स आर देयर इन इंडियन रेलवेज, पूछा जा रहा है भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं। तो भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं आप कमेंट करके जरूर बताइए। इस ऑप्शन में तो दिया हुआ 21, 16, 17 और डी में दिया है नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि रेलवे में 18 जोन है प्रेजेंट में। नन ऑफ दीज, इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ऑप्शन डी द राइट आंसर। भारतीय रेलवे में कितने जोन है, तो 18 जोन है। 18वां जोन कौन है, तो साउथ कोस्ट रेलवे, SCOR, साउथ कोस्ट रेलवे। इसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है। ये 2019 में बनी थी। 18वां जोन जो बना था 2019 में बना था। साउथ कोस्ट रेलवे, साउथ कोस्ट रेलवे 18वां जोन है साउथ कोस्ट रेलवे, ये 2019 में बनी थी। तो टोटल अगर जोन की बात किया जाए तो 18 जोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर, 30 हो गया, 31 देखिए, PHOD का विस्तार रूप आपसे पूछा जा रहा है कि PHOD का पूरा रूप क्या होगा, विस्तार रूप फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो ये होता है प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट, PHOD का पूरा नाम प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ऑप्शन सी द राइट आंसर, PHOD का फुल फॉर्म प्रिंसिपल हेड ऑफ डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, 32 देखिए फुल फॉर्म कितने एग्जाम में पूछे जाते हैं आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। इस क्वेश्चन में कम से कम 10 फुल फॉर्म पूछे गए हैं। 32 देखिए, एक्सपेंड FOIS का पूरा नाम आपसे पूछ रहा है क्या होगा, तो होगा फ्रेट ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम। किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन ए में है, फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हिंदी में बोलते हैं माल परिचालन सूचना प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द AC लोकोमोटिव वैग स्टैंड फॉर इन इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे में AC लोकोमोटिव WAG का अर्थ क्या है। WAG का अर्थ है गुड्स लोकोमोटिव, इसे बोलते हैं WAG को माल लोकोमोटिव भी बोलते हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। WAG का अर्थ क्या है, गुड्स लोकोमोटिव। W का पूरा नाम क्या होता है, ब्रॉडगेज होता है W का मतलब, और A मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, G का मतलब होता है गुड्स। वैग जो ट्रेन है जिसे हम लोग गुड्स लोकोमोटिव ट्रेन बोलते हैं, एक ऐसा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है जो ब्रॉड गेज ट्रैक पर चलता है, ब्रॉड गेज ट्रैक पर चलता है। अगर WAP5 और WAP7 की अगर बात किया जाए तो ये पैसेंजर लोकोमोटिव है। पूछेगा कि बैग तो है गुड्स लोकोमोटिव, पैसेंजर के लिए कौन कौन यूज होते हैं, तो पैसेंजर लोकोमोटिव के लिए ऑप्शन ए में जो पैसेंजर लोकोमोटिव है इसके बारे में बता रहे हैं। पैसेंजर लोकोमोटिव WAP5 और WAP7, ये जो लोकोमोटिव है पैसेंजर लोकोमोटिव में यूज होता है, इसे पैसेंजर लोकोमोटिव बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन मेट्रो, पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय मेट्रो कौन है, तो ये कोलकाता मेट्रो। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, कोलकाता मेट्रो। फर्स्ट इंडियन मेट्रो कोलकाता मेट्रो। कोलकाता मेट्रो कब स्टार्ट हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1984 को स्टार्ट हुआ था। 24 अक्टूबर 1984 में यह स्टार्ट हुआ था कोलकाता मेट्रो। अगर दिल्ली मेट्रो की बात की जाए तो दिल्ली मेट्रो 2002 में स्टार्ट हुआ था। सबसे बड़ा और व्यस्त नेटवर्क है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त नेटवर्क मेट्रो में
कहाँ का है, तो दिल्ली मेट्रो। मुंबई मेट्रो 2014 में स्टार्ट हुई थी, और बेंगलोर मेट्रो ऑप्शन में है, बेंगलोर 2011 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 नंबर। 35 बोला जा रहा है, द सेक्शंस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एज अमेंडेड इन 1967 विच आर नॉट एप्लीकेबल टू जम्मू कश्मीर। 35 बोला जा रहा है कि राजभाषा अधिनियम 1967 में संशोधित की उन धाराओं का नाम बताइए जो जम्मू और कश्मीर में लागू नहीं होती है। तो सेक्शन 6 एंड 7 लागू नहीं होती है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। एट प्रेजेंट हाउ मेनी लैंग्वेज आर इनलिस्टेड इन द इंग्लिश नहीं 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी सूचीबद्ध भाषाएं सूचीबद्ध है, तो 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 22 भाषाएं सूचीबद्ध है। तो 22 भाषाएं कब कब हुआ था, टोटल 22 भाषा एक बार में तो नहीं हुआ, तो कब हुआ था, तो देखिए 22 भाषाएं कब हुआ था। शुरुआती में अगर बात की जाए 8वीं अनुसूची में तो 14 भाषाएं थी। शुरुआती में कितने भाषा थी, 14 भाषा थी। उसके बाद सिंधी भाषा को जोड़ा गया, 15वां भाषा सिंधी रहा। सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपको। 21वीं संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, ये 15वां भाषा था। उसके बाद संविधान संशोधन हुआ, 18वां भाषा को जोड़ा गया, 15 के बाद 3 भाषा और जोड़ा गया, 16, 17, 18, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली ये जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 में, तो टोटल 18 भाषा हो गया। उसके बाद 4 भाषा और जोड़ा गया। 92 संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषा का जोड़ा गया, तो टोटल 22 भाषा हो गया। तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। कैसे कैसे हुआ वो भी हम आपको डिटेल में बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 नंबर। हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। पूछा जा रहा है कि संसदीय भाषा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो 10 सदस्य होते हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर लोकसभा का पूछता तो 20 हो जाता, ऑप्शन डी हो जाता। तो लोकसभा नहीं पूछा जा रहा है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। राज्यसभा पूछा जा रहा था, तो टोटल 10 सदस्य हो जाएगा, 10 नंबर। समिति में कुल कितने सदस्य हैं, तो 30 सदस्य। अगर इसमें 3 क्वेश्चन एराइज होता है, पहला तो पूछ दिया कि राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो 10 होते हैं। अगर लोकसभा में पूछता तो 20 होते हैं। अगर टोटल आपसे पूछता तो 30 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर। 38 क्या कर रहा है देखिए, व्हेन वाज ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अमेंडेड। पूछा जा रहा है कि राजभाषा नियमों में कब संशोधन किया गया, तो राजभाषा नियम में संशोधन जो किया गया था 1987 में किया गया था। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। राजभाषा नियम में संशोधन 1987 में किया गया था। राजभाषा नियम बना कब था, तो 1976 में बना था। राजभाषा नियम कब आया था, 1976 में। तो राजभाषा नियम में कई बार संशोधन किया गया, ध्यान से सुन लीजिएगा, इसे थोड़ा डिटेल में बता दे रहा है। राजभाषा नियम 1976 में आया। इसका पहला जो संशोधन हुआ था 1987 में हुआ था। 87 में संशोधन करके क्या किया गया था, तो अंडमान तथा निकोबार को क क्षेत्र में शामिल किया गया था। जब 1987 में संशोधन हुआ तो अंडमान तथा निकोबार को क क्षेत्र में शामिल किया गया। दूसरा संशोधन राजभाषा नियम में 2007 में हुआ था। 2007 में जब संशोधन हुआ तो झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड जैसे नए राज्यों को अस्तित्व में लाने के बाद उन्हें क क्षेत्र में शामिल किया गया था। फिर तीसरा राजभाषा नियम में संशोधन हुआ था 2011 में। जब 2011 में संशोधन हुआ तो दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव को ख क्षेत्र में शामिल किया गया था। तो बहुत ही इससे 2-3 क्वेश्चन एराइज हुआ, जो हम आपको बता दिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर। 39 बोला जा रहा है ऑन विच डेट पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन पार्लियामेंट। पूछा जा रहा है संविधान के भाग 17 किस तारीख को संसद में पारित किया गया था, तो किस तारीख को पारित किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर 1949 लिख लीजिए। 14/9/1949 दिख नहीं रहा है इसलिए लिख दिए। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, संसदीय राजभाषा समिति में कितने लोकसभा सदस्य हैं। देखिए अभी ही पूछ दिया गया, तो लोकसभा में कितने होंगे, तो 20 मेंबर्स हो जाएंगे। ऑप्शन डी द राइट आंसर लोकसभा में। और राज्यसभा की बात करता तो 10 हो जाता, कुल संख्या की बात करता तो 30 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर। कोई भी क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं है, आप खुद आप अंदाजा लगा सकते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। टेक्निकल,
राजभाषा, मैथ, रीजनिंग सभी एग्जाम में डिपार्टमेंटल में पूछे जाते हैं। तो आप एक बार पैटर्न तो देख के जाइए, पूरा लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ठोक दीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 41 नंबर, हु प्रिपेयर्स एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम जो तैयार करता है, गृह मंत्रालय तैयार करता है। इंग्लिश में अगर बोला जाए तो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, 42 बोला जा रहा है कि इन विच ईयर सिंधी वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल। पूछा जा रहा है, देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ गया, उसके लिए सॉरी। 42 था ना, 42 देखिए, 42 बोला जा रहा है इन विच ईयर सिंधी वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल। सिंधी को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया? तो सिंधी को किस वर्ष जोड़ा गया था? इसमें ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ए में 62, बी में 63, सी में 64, डी में 65 दिया है। तो सिंधी को जोड़ा गया था 1967 में। ऑप्शन ए बी सी डी में नहीं है तो लिख लीजिए इसका 1967 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधी को जोड़ा गया था 1967 में, वो भी 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा, 21वीं संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी 15वां भाषा था, स्टार्टिंग में 8वीं अनुसूची में 14 ही भाषा था। इसका डिटेल में फिर एक बार बोल दे रहा है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया 21वीं संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, और 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। तो टोटल 18 भाषा हो गया। उसके बाद 4 भाषा को जोड़ा गया 92 संविधान संशोधन 2003 में। 2003 में कौन कौन भाषा को जोड़ा गया था? बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली भाषा को जोड़ा गया। तो टोटल 22 भाषा हो गया था। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ हमसे पूछा जा रहा था सिंधी को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष जोड़ा गया? तो 1967 में जोड़ा गया था। आपसे संशोधन भी पूछता कि किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 नंबर, वर्ष 1967 में संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं थी? अगर धारा की बात की जाए तो 9 धारा थी, जिसे 9 सेक्शंस, 9 अनुभाग बोलते हैं। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 नंबर, 44 क्या बोला जा रहा है, थोड़ा इसको एक्सपेंड कर दे रहे हैं, अच्छा से दिखेगा। 44 देखिए क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द एक्सपेंशंस ऑफ फॉर OLIC इज यूज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा विभाग द्वारा उपयोग किया जाने वाला OLIC का विस्तार रूप क्या होगा? तो विस्तार रूप हो जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेशन कमिटी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेशन कमिटी। OLIC का पूरा रूप क्या हो जाएगा? ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेशन कमिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर, 45 देखिए क्या है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड इनडिस्क्रिमिनेट। इनडिस्क्रिमिनेट का साइनो आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा? तो इनडिस्क्रिमिनेट का साइनो हो जाएगा एमलेस। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता क्या है? साइनो का मतलब हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, तो इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है लक्ष्यहीन, जिसे बोलते हैं लक्ष्यहीन, एमलेस बोलेंगे। इनडिस्क्रिमिनेट और एमलेस दोनों एक ही शब्द है, क्योंकि साइनो पूछा जा रहा था बिना सोचे समझे किया गया उसे लक्ष्यहीन बोलेंगे, एमलेस। ऑप्शन एमलेस, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा, एमलेस। एमलेस को दूसरा रैंडम भी बोल सकते हैं, केयरलेस भी बोल सकते हैं इसे। एमलेस अगर नहीं ऑप्शन में रहता तो रैंडम ही इसे आप बोल सकते हैं, रैंडम, या केयरलेस भी बोल सकते हैं, केयरलेस इनडिस्क्रिमिनेट का। ये इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुछ इंग्लिश का भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर, 46 में बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है। देयर इज नो डैश एविडेंस टू सपोर्ट योर एसर्टेशन। एसर्टेशन, तो इसमें 46 में क्या आपको भरना है? पहला ऑप्शन फैसिल्स, फ्रिक्सटियस, फेस्टियस, एक्चुअल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्चुअल। ऑप्शन डी द राइट आंसर 46 का। 46 में हो जाएगा देयर इज नो फैक्चुअल एविडेंस टू सपोर्ट योर एसर्शन। आपके दावे का समर्थन करने के लिए कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं है। इसका मतलब हो गया आपके दावे का समर्थन करने के लिए कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर, 47 बोला जा रहा है द पॉपुलेशन ऑफ बेंगलोर इज हायर डैश डेट ऑफ मैसूर। 47 में क्या हो जाएगा? द पॉपुलेशन ऑफ बेंगलोर इज हायर देन हो जाएगा, यहाँ पे हायर देन डेट ऑफ मैसूर। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 के बाद क्या हो जाएगा? 49,
49 नहीं, 47 के बाद 48 हो जाएगा। 48 देखिए क्या है, द उसर शोड अस, द उसर शोड अस 48 में बोला जा रहा है, उसर शोड अस वेयर टू सीट हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर, वेयर टू सीट। इसका मतलब हो गया द्वारपाल ने हमें बैठने की जगह बताई। उसर उसर उसको नहीं पढ़ेंगे, असर पढ़ेंगे। अगर सही में अगर उच्चारण किया जाए तो द असर शोड वेयर टू सीट। असर, असर का साइनों की अगर बात किया जाए तो अटेंडेंट या गाइड बोल सकते हैं। इसका असर का मतलब होता है अटेंडेंट या गाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, 49 बोला जा रहा है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसे भी यू डैश गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका कैन हो जाएगा। यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। इसका मतलब है यदि आप इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इफ यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुक केयरफुली। यदि आप इस पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, आई हैव लर्नड दिस लेसन वर्ड डैश वर्ड हो जाएगा। तो इसमें क्या भरा जाएगा, वर्ड बाय वर्ड, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इस सत्र को यानी वर्ड बाय वर्ड सीखा, शब्द बाय शब्द सीखा। मैंने इस सत्र को शब्द बाय शब्द सीखा, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51 नंबर, 51 देखिए, इसे थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। 51 देखिए, 51 बोला जा रहा है, हैव यू एवन डैश द उफ क्राई। क्या तुमने कभी भेड़ियों की आवाज सुनी, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, हियर्ड, हियर्ड, ऑप्शन ए द राइट आंसर। हैव यू एवन हियर्ड द उफ क्राई, क्या तुमने कभी भेड़ियों की आवाज सुनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर, ईच ऑफ द बॉयज डैश पेड द ट्यूशन फी। ये हो जाएगा ईच ऑफ द बॉयज, हैज हो जाएगा यहाँ पे, हैज पेड द ट्यूशन फी, ऑप्शन सी द राइट आंसर। इसका मतलब है प्रत्येक लड़के ने ट्यूशन फी का भुगतान कर दिया। ईच ऑफ द बॉय हैज पेड द ट्यूशन फी, प्रत्येक लड़के ने ट्यूशन फी का भुगतान कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 53 नंबर, थोड़ा बोरिंग लगेगा क्योंकि इंग्लिश का है, इंग्लिश में बहुत को इंटरेस्ट नहीं रहता है। थोड़ा कोशिश कीजिए देखने का, उसके बाद मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक रहेगा। इसके बाद 53 में बोला जा रहा है, द वर्क डैश ही लेफ्ट हिज ऑफिस। इसका मतलब होगा यहाँ पे क्या भराएगा, द वर्क हैविंग बीन कंप्लीटेड हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि द वर्क हैविंग बीन कंप्लीटेड ही लेफ्ट हिज ऑफिस। इसका मतलब है काम पूरा होने पर वह अपने कार्यालय से बाहर चला गया। द वर्क हैविंग बीन कंप्लीटेड ही लेफ्ट हिज ऑफिस, काम पूरा होने पर वह अपने कार्यालय से बाहर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54 नंबर, ही कम्प्लीमेंटेड हर ऑन न्यू ड्रेस हो जाएगा, यहाँ पे ऑन न्यू ड्रेस, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब है उसने उसकी नई पोशाक की प्रशंसा की, उसने उसकी नई पोशाक की प्रशंसा की। ही कम्प्लीमेंटेड हर ऑन न्यू ड्रेस, ही कम्प्लीमेंटेड हर ऑन न्यू ड्रेस, उसने उसकी नई पोशाक की प्रशंसा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, इफ आई मेट हिम डैश, इफ आई मेट हिम आई डैश गिव हिम योर मैसेज। इफ आई मेट हिम आई विल गिव हिम योर मैसेज, आई विल हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसका मतलब है कि अगर मैं उससे मिलूंगा तो उसे तुम्हारा संदेश भेज दूंगा, अगर मैं उससे मिलूंगा तो उसे तुम्हारा संदेश दूंगा, यहाँ पे विल हो जाएगा। इफ आई मेट हिम आई विल गिव हिम योर मैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 56 नंबर, लाइक ह्यूमन्स जू एनिमल्स मस्ट हैव डेंटिस्ट डैश दियर टीथ। यहाँ पे हो जाएगा डेंटिस्ट के बाद क्या हो जाएगा, टू फील, फील्ड, फीलिंग, तो यहाँ हो जाएगा टू फील, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा इसका। मतलब हो गया मनुष्यों की तरह चिड़ियाघर के जानवरों के दांतों को भरने के लिए दंत चिकित्सक की आवश्यकता होती है। लाइक ह्यूमन्स जू एनिमल्स मस्ट हैव ए डेंटिस्ट टू फील दियर टीथ। मनुष्यों की तरह चिड़ियाघर के जानवरों को दांतों को भरने के लिए दंत चिकित्सक की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57 क्या कह रहा, 57 कह रहा है इज नॉट लर्निंग सुपीरियर, इज नॉट लर्निंग सुपीरियर टू वेल्थ हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी द राइट आंसर, टू वेल्थ। इसका मतलब है क्या विद्या धन से श्रेष्ठ नहीं है, क्या विद्या धन से श्रेष्ठ नहीं है, इज नॉट लर्निंग सुपीरियर टू वेल्थ। 57 का आंसर क्या हो जाएगा, टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर, 58 देखिए क्या बोला जा रहा है, द थीफ ब्रोक डैश हाउस एट द ड्रेड ऑफ नाइट। यहाँ पे क्या भरा जाएगा,
द थीफ ब्रोक इनटू हो जाएगा हाउस, इनटू हाउस हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर। इसमें बोला जा रहा है रात के अंधेरे में चोर घर में घुसा, द थीफ ब्रोक इनटू हाउस एट द डेड ऑफ नाइट। रात के अंधेरे में चोर घर में घुसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर। 59 बोला जा रहा है डैश विंस द सिविल वार देयर विल बी ए लिटिल रिजॉइसिंग एट द विक्टोरी। यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा व्हिच एवर, हु एवर, यहाँ पे हो जाएगा हु एवर, ऑप्शन बी द राइट आंसर। हु एवर मतलब इस गृह युद्ध में चाहे कोई भी जीत जाए, जीत पर ज्यादा खुशी नहीं होगी। हु एवर विंस द सिविल वार देयर विल बी लिटिल रिजॉइसिंग एट द विक्टोरी। इस गृह युद्ध में चाहे कोई भी जीत जाए, जीत पर ज्यादा खुशी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 नंबर। 60 नंबर बोला जा रहा है When he came back safe that night, everybody dash a sign of relief. Everybody heaved हो जाएगा, ऑप्शन heaved, ऑप्शन सी द राइट आंसर। इसका मतलब है उस रात जब वह सुरक्षित घर वापस आया तो सभी ने राहत की सांस ली। उस रात जब वह सुरक्षित घर वापस आया तो सभी ने राहत की सांस ली। When he came back home safe that night, everybody heaved a sign of relief. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर। इसके बाद मैथ और रीजनिंग आएगा, आप लोग स्किप मत कीजिए, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए। 61 इंग्लिश का थोड़ा क्वेश्चन दे दिया गया है इसमें ज़्यादा, मगर अब नहीं, 4-5 क्वेश्चन के बाद अब खत्म हो जाएगा। 16 में बोला रहा देयर वाज डैश रेनफॉल लास्ट ईयर। यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्यू लेस, तो यहाँ पे लेस हो जाएगा, देयर वाज लेस रेनफॉल लास्ट ईयर। इसका मतलब हो गया पिछले साल कम बारिश हुई थी। देयर वाज लेस रेनफॉल लास्ट ईयर, पिछले साल, पिछले वर्ष, साल या वर्ष कम बारिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 नंबर। 62 बोला जा रहा है द हेडमास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड रजन डैश गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप। यहाँ पे हो जाएगा द हेडमास्टर कॉन्ग्रेचुलेटेड रजन ऑन गेटिंग द मेरिट स्कॉलरशिप, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा 62 का। मतलब बोला जा रहा है प्रधानाध्यापक ने मेरिट छात्रवृत्ति मिलने पर दी बधाई। प्रधानाध्यापक ने मेरिट छात्रवृत्ति मिलने पर दी बधाई। इसका ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 63। द एजेंडा फॉर द मीटिंग इज डैश क्या हो जाएगा, द एजेंडा फॉर द मीटिंग इज इनक्लोज विथ द नोटिस। इनक्लोज हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर, इनक्लोज विथ नोटिस। मतलब हो गया बैठक के एजेंडा पर नोटिस के साथ संलग्न है, बैठक के एजेंडा नोटिस के साथ संलग्न है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 64 बोला जा रहा है द डैश क्राउड गेव द विक्टोरियस टीम ए टुमुल्टियस वेलकम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जुबिलिएंट, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसका मतलब होता है विजयी टीम का उल्लासपूर्ण स्वागत किया गया। विजयी टीम का उल्लासपूर्ण स्वागत यानी जोरदार स्वागत किया गया। टुमल्टियस मतलब होता है, टुमल्टियस वेलकम का मतलब होता है जोरदार स्वागत, जिसे खुशीपूर्ण बोल सकते हैं, उल्लासपूर्ण बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर। 65 बोला जा रहा है ही स्पेस है, फिल इन द ब्लैंक्स आपको, ही स्पेस इन सच ए हरी डैट ही डिड नॉट वेट फॉर मी। यहाँ पे क्या हो जाएगा ही इज नहीं होगा, आर नहीं, गो नहीं, ही वाज हो जाएगा, ही वाज इन सच ए हरी डैट ही डिड नॉट वेट फॉर मी। वह इतना जल्दी में था कि उसने मेरा इंतजार नहीं किया। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर, वाज हो जाएगा, ही वाज इन सच ए हरी डैट ही डिड नॉट वेट फॉर मी। वह इतना जल्दी में था कि उसने मेरा इंतजार नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65 नंबर। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, आगे और मजा आने वाला है। मैथ से पूछा गया प्रश्न, रीजनिंग से पूछा गया, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। 66 नंबर देखिए। 66 बोला जा रहा है ही इज पॉपुलर टीचर ही सीम्स टू बी डैश फॉर दैट प्रोफेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा ही इज ए पॉपुलर टीचर ही सीम्स टू बी कट आउट हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर, कट आउट। इसका मतलब हो गया वह एक लोकप्रिय शिक्षक है। ही इज ए पॉपुलर टीचर, वह एक लोकप्रिय शिक्षक है। ही सीम्स टू बी कट आउट फॉर द प्रोफेशन, ऐसा लगता है कि वह इस पेशे के लिए उपयुक्त है। इसका पूरा हिंदी क्या हो जाएगा, वह एक लोकप्रिय शिक्षक है, ऐसा लगता है कि वह इस पेशे के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 67 नंबर। 67 बोला जा रहा है वी ऑल हैव स्पेस बोलिए या डैश बोल सकते हैं, वी ऑल हैव डैश द विडोड गर्ल।
इसका मतलब हो गया वी ऑल हैव, यहाँ पे सिंपैथी फॉर हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर, सिंपैथी फॉर वहाँ होगा, वी ऑल हैव सिंपैथी फॉर द विडोड गर्ल। इसका मतलब है हम सबकी सहानुभूति है विधवा लड़की के प्रति, हम सबकी सहानुभूति है विधवा लड़की के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 68 नंबर। 68 क्या बोला जा रहा है देखिए, द मास्क वर्न बाय द मेन हेल्प देम डैश देयर आइडेंटिटी। यहाँ पे क्या भराएगा, कौन सा ऑप्शन होगा सटीक, काउंसिल हो जाएगा, काउंसिल, कंसील। द मार्क्स वर्न बाय द मेन हेल्प देम कंसील दियर आइडेंटिटी। इसका मतलब हो गया पुरुषों द्वारा पहने गए मुखौटों, जिसे मास्क बोलते हैं, मुखौटा को इंग्लिश में मास्क, हिंदी में मुखौटा बोल सकते हैं। पुरुषों द्वारा पहने गए मास्क ने उन्हें अपनी पहचान छिपाने में मदद की। काउंसिल का मतलब छिपाना, जो अंदर की ओर होता है, अंदर ऊपर से अगर किसी चीज़ का परत आ जाए, जैसे बोलते हैं ना किसी भी वायरिंग अगर होता है तो कंसील पार्ट है। अगर आप प्लम्बर का काम कराइएगा तो बोलेगा ये जो इन्वर्टर है, सॉरी डाइवर्टर है, मिक्सचर है, एक कंसील पार्ट है। कंसील का मतलब अंदर, जिसे छिपाया जा सकता है, जो आपको ऊपर से नहीं दिखे, उसे कंसील बोला जाता है। ठीक है, तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा इसका। द मार्क्स वर्न बाय द मेन हेल्प देम कंसील देयर आइडेंटिटी। इसका मतलब हो गया पुरुषों द्वारा पहने गए मुखौटों ने उन्हें अपनी पहचान छिपाने में मदद की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69 नंबर। इसके बाद मैथ और रीडिंग आने वाला है। 69 देखिए, 69 क्या बोला जा रहा है, द मिनिस्टर गेव एंड डैश द स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट द कल्प्रिट्स। तो द मिनिस्टर गिव एन एश्योरेंस हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसका मतलब है मंत्री ने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ यानी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कल्प्रिट्स का मतलब होता है दोषी, लिख लीजिए, पेन और पेज लेकर बैठा कीजिए। कल्प्रिट्स का मतलब दोषी होता है, एश्योरेंस का मतलब होता है अपराधी, दोषी। ऑप्शन बी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 70 नंबर। इफ आई हैड हेल्प्ड हिम ही, इफ आई हैड हेल्प्ड हिम ही वुड नॉट हैव ड्रोन। ऑप्शन डी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसका मतलब है 70 बोला जा रहा है, अगर मैंने उसकी मदद की होती तो वह डूबता नहीं। ड्रोन का मतलब होता है डूब गया, ड्रोन मतलब डूबना, और DROWNED लिख लीजिए, इसका मतलब होता है डूब गया। और ईडी अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब डूबना होता है। तो आई हैड हेल्प्ड हिम ही वुड नॉट हैव ड्रोन, अगर मैंने उसकी मदद की होती तो वह नहीं डूबता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 71 नंबर। 71 क्या बोला जा रहा है देखिए, चूज द वन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड या विड्रॉन, दैट कैन नॉट बी अल्टर्ड या विड्रॉन। इरिवोकेबल हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर, इरिवोकेबल, इरिवोकेबल। इसका मतलब हो गया अटल, जिसे बोलते हैं स्थिर बोलते हैं, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर, जिसे बदला या वापस नहीं लिया जा सकता है, जिसे बदला, डेट कैन नॉट बी अल्टर या विड्रॉन। इसका मतलब हो गया डेट कैन नॉट बी अल्टर या विड्रॉन। इसको एक सेंटेंस में बोल सकते हैं इरिवोकेबल, मतलब कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अगर इरिवोकेबल नहीं रहता तो कांस्टेंट भी इसका मतलब हो सकता था, जिसे बदला या वापस नहीं लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 नंबर। लेट अस क्विकली डैश, लेट अस क्विकली हडल हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर, हडल। लेट अस क्विकली हडल, इसका मतलब हो गया चलो जल्दी से इकट्ठा हो जाओ। लेट अस क्विकली हडल, हडल का मतलब होता है इकट्ठा होना, लिख लीजिए, हडल का मतलब होता है इकट्ठा। तो लेट अस क्विकली हडल हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73 नंबर। ए लेडी डैश आई नो हेल्प मी, ए लेडी होम हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। इसका मतलब हो गया एक महिला जिसे मैं जानता हूँ उसने मेरी मदद की, एक महिला जिसे मैं जानता हूँ उसने मेरी मदद की हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 74 नंबर। अब इंग्लिश खत्म होने वाला है, इंग्लिश के बाद मैथ पूछा गया है इस एग्जाम में, रीजनिंग पूछा गया है। एक एक मैथ का विथ ट्रिक के साथ बताएंगे और बेसिक से भी बताएंगे, रीजनिंग भी कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। कोई भी क्वेश्चन हम स्किप करके नहीं जाने वाले हैं। आप लोग लास्ट तक बने रहिए, आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए हमें, लास्ट तक बने रहिए। 74 देखिए, आई वाज डैश मेनी मूवीज बैक टू बैक ड्यूरिंग वैकेशन। मतलब हो गया
वैकेशन, यहाँ पे क्या भरा जाएगा तो वाचिंग हो जाएगा। आई वाज वाचिंग मेनी मूवी बैक टू बैक ड्यूरिंग वैकेशन, वाचिंग। ऑप्शन सी द राइट आंसर इसका हो जाएगा। मैं छुट्टियों के दौरान लगातार कई फिल्में देख रहा था, इसका मतलब हो गया मैं छुट्टियों के दौरान लगातार कई फिल्में देख रहा था। आई वाज वाचिंग मेनी मूवीज बैक टू बैक ड्यूरिंग वैकेशन, वैकेशन का मतलब होता है छुट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है शायद इंग्लिश का, उसके बाद मैथ और रीजनिंग शुरू होने वाला है। अभी ही तो मज़ा आने वाला है, मैथ और रीजनिंग में ट्रिक के साथ बताएंगे। 75 देखिए, द लेडीज ब्लैक पर्स विच इज ऑन सेल हैज ए ब्यूटीफुल डैश कार्व्ड ऑन इट, यहाँ पे हो जाएगा मोटिफ। ऑप्शन ए द राइट आंसर, मोटिफ। इसका मतलब है एक महिला का काला पर्स है, द लेडीज ब्लैक पर्स विच इज ऑन सेल हैज ब्यूटीफुल मोटिफ कर्ड ऑन इट, एक महिला का काला पर्स है जो बिक्री के लिए उपलब्ध है, उस पर एक सुंदर आकृति यानी चित्र उकेरी गई है, बनाई गई है। इसका मतलब हो गया कि एक महिला का काला पर्स है जो बिक्री के लिए उपलब्ध है, उस पर एक सुंदर आकृति बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, 75 हो गया। 76 देखिए, 76 बोला जा रहा है ही वाज लेट फॉर ड्यूटी एंड डैश पनिश्ड फॉर डैट, इसका मतलब हो गया ही वाज नहीं, सी वाज लेट फॉर ड्यूटी, सॉरी सी वाज लेट फॉर ड्यूटी एंड डैश पनिश्ड फॉर डैट, सी वाज लेट फॉर ड्यूटी एंड वाज पनिश्ड फॉर डैट, एंड वाज हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हो गया वह ड्यूटी पर देर से पहुंचा और उसे इसके लिए दंडित किया गया। सी वाज लेट फॉर ड्यूटी एंड वाज पनिश्ड फॉर डैट, वह ड्यूटी पर देर से पहुंचा और उसे इसके लिए दंडित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 77 नंबर, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया है। मैथ, रीजनिंग, टेक्निकल क्वेश्चन, राजभाषा से क्वेश्चन, लीव से क्वेश्चन, पास से क्वेश्चन, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम में। तो मैथ, रीजनिंग, टेक्निकल का क्वेश्चन, इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैथ रीजनिंग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है, टाइम टेकन वाला। देखने में लग रहा है छोटा, मगर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करके चले जाते हैं। देखिए 77 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 77 में बोला जा रहा है 77 नंबर, 25 में से 2.5 घटाना है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, बनाए सभी लोग हैं तो 25 में से अगर 25 डिजिट के बाद 25 के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो आप पॉइंट बैठा के 0 दे सकते हैं। 2.5 घटाना है तो 2 पॉइंट के बाद 5 एक दे दीजिए। इसे जब आप घटाइएगा, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा। यहाँ पे एक इधर से लिए थे तो यहाँ 4 बच गया, 4 में से 2 गया 2 हो गया। यहाँ पे 22.5 इज द राइट आंसर हो जाएगा, 22.5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 नंबर, 78 देखिए, 78 एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। 78 का एक ट्रिक है, पेन और पेज है तो आप लिख लीजिए, हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। किसी भी संख्या में अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो, किसी भी संख्या में अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो आप लिखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या है, 1 2 3 4 5 है, ठीक है। किसी भी संख्या में अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है तो शुरू वाला यानी फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को सेम उतार देना है। तो 1 को हम 1 उतार दिए और 5 को हम 5 उतार दिए, फर्स्ट और लास्ट डिजिट को सेम उतार देना है। लिख लीजिए, किसी भी संख्या को अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना हो, 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो शुरू वाला और लास्ट वाला डिजिट को हमें उतार देना है। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ ऐड करते हुए आना है, राइट से यानी दाएं से बाएं की तरफ ऐड करते हुए आना है। देखिए शुरू और लास्ट को तो हम उतार दिए, 1 और 5 को सेम लिख दिए। अब 5 और 4 कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 लिख दिए, और 4 और 3 7 हो जाएगा। तो मैंने पहले वाला संख्या को बगल वाला संख्या से जोड़ना है, फिर बगल वाला संख्या को उसके बगल वाला से जोड़ना है, 4 और 3 7, फिर 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 135795, 135795। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा इसका। फिर से देख लीजिए ये क्या कह रहा है, 78 में 11 का ट्रिक फिर से सुन लीजिए, एक लाइन में बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा अगर नहीं लिखे होंगे तो। किसी भी संख्या में अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करना होगा, उसके लिए देखिए शुरू वाला और लास्ट वाला डिजिट को सेम लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, दाएं से बाएं की तरफ आना है जोड़ते हुए। तो 5 और 4 9, 4 और 3 7, 2 और 3 5, 2 और 1 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 135795। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 के बाद 79 नंबर, 1 में से हमें घटाना है 0.1,
बहुत ही फास्ट घटाना होगा वहाँ। तो एक के बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो पॉइंट दे के हम जीरो बैठा सकते हैं, एक और जीरो बैठा सकते हैं, जितना हमें ज़रूरी रहे हम बैठा सकते हैं। हमको घटाना है कितना, पॉइंट के बाद 1 है, तो इधर कुछ नहीं है तो हम जीरो लगा दे रहे हैं। देखिए 10 में से 1 गया 9, 10 के किधर से हो गया, इधर से हम लेफ्ट से एक हम पैंचा जिसको बोलते हैं, उधार बोलते हैं, इधर से लिए। जीरो में से 1 तो नहीं घटा सकते, तो इधर से लिए तो क्या बच गया, इधर 10 में से गया 9, इधर क्या था 1 का मतलब क्या हो गया 10 था, सॉरी 1 का मतलब तो 1, यानी 1 जब ले लिए तो क्या हो गया 0 हो गया, यानी 0.9 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 80 नंबर। 80 बोला जा रहा है किसी भी संख्या में, इसका भी एक ट्रिक है, किसी भी संख्या में अगर 100 से 10 से 1000 से गुना करना है तो जितना शून्य है उसे आप बैठा दीजिए। तो 42 31 में 100 से गुना करना है, तो 100 से गुना करना बहुत ही आसान है। 42 31 में डबल जीरो है 100, तो उसमें लास्ट में डबल जीरो बैठा दीजिए, 42 31 डबल जीरो, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। आसान क्वेश्चन देख के एक्साइटमेंट नहीं होना है एग्जाम में, क्या होना है अस्थिर से बनाना है, नहीं तो आपके नज़दीक ऑप्शन बहुत सारा दिया हुआ, थोड़ा सा फिसला एक्साइटमेंट अगर आपके अंदर आ गया कि बहुत ही हल्का क्वेश्चन है तो क्या होगा, आप गलत करके एग्जाम में आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 नंबर। 81 नंबर बोला जा रहा है द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इज 8000, इफ हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20% देन व्हाट विल बी हिज न्यू मंथली इनकम। बोला जा रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 8000 रुपया है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है तो उसकी नई मासिक आय क्या होगा, यह परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। 8000 उसका मंथली इनकम है, तो उसको मान लीजिए वो 8000 अपने आप में 100% है। कोई भी चीज़ अपने आप में 100%, दुनिया का सारा चीज़ अपने आप में 100%, जिस दिन आप मान लीजिएगा उस दिन आपका मैथ बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को, आपका हाइट ही है तो अपने आप में 100% है, ठीक है। अगर कोई छोटा है तो ऐसा नहीं है कि वो छोटा है, उसके लिए वो 100% है। तो 8000 क्या है, अपने आप में 100% मान लीजिए, ठीक है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है, अगर अब इसको आप 100% माने तो 20% बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 में जोड़ दीजिए तो 120% हो गया, ठीक है, बढ़ जाती है। तो उसकी नई मासिक आय क्या है, 8000 का 120% बटा 100 हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 120 में जब आप 80 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 9600, 9600, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। 81 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 82 नंबर। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन हमने कराएंगे, आपको अगर लग रहा होगा इजी है, इजी नहीं है, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया है एग्जाम में, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, इजी में ही लोग ज़्यादा गलती करके आते हैं। अगर हार्ड क्वेश्चन रहता है तो क्या होता है, दिमाग में हमारा लगता है ये हमारा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये तो इजी है, इजी तो बना देंगे, इजी में ही ज़्यादा क्वेश्चन गलत होकर आ जाता है। 82 नंबर देखिए, हाफ ऑफ 2/3 ऑफ ए नंबर इज 90, देन द व्हाट इज द नंबर। बोला जा रहा है किसी संख्या के 2/3 का आधा भाग 90 है तो वह संख्या क्या है। जो मैथ में कमज़ोर है वो आज के बाद मैथ बनाना उनको आसान लगेगा, क्योंकि हम बेसिक से बता रहे हैं, कोई भी जोड़ भी हम बता रहे हैं तो एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं। देखिए किसी संख्या के 2/3 का आधा भाग 90 है, तो संख्या हम सबसे पहले x मान लेते हैं, ठीक है। किसी संख्या के का मतलब होता है गुना, के की मतलब होता है गुना, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो किसी संख्या, इतना तक हम क्या है, संख्या हम x मान लिए, के का मतलब हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, गुना। 2/3 का मतलब होता है 2/3, ठीक है। उसके बाद है का मतलब ही गुना, अभी बोले तो गुना कर दीजिए। आधा भाग यानी 1/2 हो गया, 90 है इक्वल टू 90, तो वह संख्या क्या है, यहाँ से आप सोल्व कर दीजिए, 2 से 2 हमारा कट गया और x इधर ही रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ से, तो 9 × 7 = 270, x का मान 270 आ गया, 82 का ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 83 नंबर। 83 क्या हो जाएगा, आप खुद सोल्व कर सकते हैं, इस ज़्यादा परेशान होने वाला नहीं है क्वेश्चन। 80 में 4 से गुना करना है, 80 गुने 4/8, 80 गुने 4/8 प्लस 8 गुने 7। एक फॉर्मूला जानते होंगे बोर्ड मास का। बोर्ड मास होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा, एक बोर्ड मास एक सुने होंगे जब आप बनाते होंगे मैथ, तो बोर्ड मास इसका मतलब क्या होता है, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, काके की, डी से डिवाइड, भागा का, उसके बाद मल्टीप्लाई का क्रिया होगा, उसके बाद ऐड का होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का होगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले गुना का, यहाँ पे गुना और जोड़ का सिंबल है तो सबसे पहले गुना का कर देंगे। तो गुना क्या है, तो देखिए 8 से अगर हम 80 में भागा देंगे तो 10 हो जाएगा, तो 10 गुने 4 40 हो जाएगा इधर, और 8 7 56 हो जाएगा, यानी 40 प्लस 56 को अगर हम जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84 नंबर।
84 बोला जा रहा है सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, समस्या को सरल बनाएं। 35% ऑफ एक्स, 35% ऑफ एक्स मान लीजिए इक्वल टू इतना। तो देखिए प्रतिशत की जगह हम एक्स मान लेते हैं, तो एक्स का 35% यानी 35% जब हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ठीक है। इक्वल टू हो जाएगा 217, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट का हम उच्चारण करते हैं, तो 217.95 हो जाएगा। और पॉइंट अगर हटाना हो तो पॉइंट के बाद जितना डिजिट रहता है उतना शून्य हम नीचे बैठा देते हैं, तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 हमारा कट जाएगा। x इंटू 35 इक्वल टू 217.95, यानी जब 35 से आप जब इसे भागा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 6217। ऑप्शन बी द राइट आंसर। जब मैं भागा देकर देखिएगा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर। 85 देखिए 85 यहाँ पे बहुत सारा स्टूडेंट गलती करते हैं। 100 दिया है, 100 में से 0.1 घटाना है, तो देखिए कैसे हम लोग घटाते हैं। एग्जाम में कभी जल्दीबाजी मत कीजिएगा। तो 100 के बाद घटाना है 0.1, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो इधर भी एक हम पॉइंट के बाद 1 डिजिट यानी 0 हम अपने मन से बैठा लेते हैं। पॉइंट के बाद 1 हमको घटाना है, तो इधर कुछ नहीं है तो 0 0 हम लिख दीजिएंगे। 10 में से 1 गया हमारा हो जाएगा 9। 10 कहाँ से आया ये भी बता रहा है। 0 में से 1 तो नहीं घटेगा, बगल वाला से लेंगे। बगल वाला बोलेगा भाई मेरे पास नहीं है, ये कहेगा बगल वाला तुम दो ना मेरे को, ये कहेगा मेरे पास भी नहीं है, तो बोलेगा ठीक है तुम दे दो। तो 1 देगा 0 को, 0 देगा फिर उसको दे देगा, मतलब 3 स्टेप में इसके पास, 4 स्टेप में इसके पास पहुंच गया। तो ये 0 पहले से था, 1 आएगा तो यह 10 हो जाएगा। तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 9 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया, यानी 99.9 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर। विच इज द लार्जेस्ट डेसिमल, जो सबसे बड़ा दशमलव है उसे पूछा जा रहा है। सबसे बड़ा दशमलव ऑप्शन में कौन है, तो 0.45 इज द लार्जेस्ट डेसिमल हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 नंबर। 87 बोला जा रहा है सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, समस्या को सरल बनाए। 87 देखिए, सबसे पहले हम बोले कि बोर्ड मास को याद रखिएगा, BODMAS, बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया करेंगे, उसके बाद क्या होगा ऑफ का के की का गुना, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले गुना है, भागा भी है क्या, नहीं भागा नहीं है। सबसे पहले गुना के बाद जोड़ का क्रिया करेंगे। तो गुना देखिए 0.6 में 1.4 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, गुना कीजिए 0.6 में जब आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.6 में 1.4 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 84 आ जाएगा। 14 छके 84। पॉइंट के बाद इधर 1 डिजिट है, इधर 1 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो जाएगा, 84 हो गया 0.84 प्लस 15 में 5 से गुना करेंगे तो 75 आ जाएगा, 75 लिख दीजिए। अब देखिए कि दोनों डिजिट में कितना, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट, यहाँ पे 1 डिजिट बैठा दीजिए। जब दोनों को आप ऐड कीजिएगा, ऐड करने के लिए तो हम कितना बार बता दिए पॉइंट वाला, तो 87 का जब आप ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 8.34। ऑप्शन किसी में नहीं है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 88 नंबर। 88 बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझिएगा। 88 क्या बोला जा रहा है। A boat goes 48 kilometers downstream in 20 hours. It takes 4 hours more to cover the distance against the stream. What is the speed of the boat in still water? एक नाव 20 घंटे में धारा के अनुकूल 48 किलोमीटर चलती है। धारा के विपरीत दूरी तय करने में 4 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो शांत जल में नाव की चाल क्या है। तो शांत जल में नाव की चाल हम x मान लेंगे। शांत जल में हम नाव की चाल क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। कॉपी और पेन है तो आप लिखते जाइए। शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल हम क्या मान लेंगे, धारा की चाल हम मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। ये लिख लिए होंगे तो हम आगे इसे डिलीट करके आगे बताते हैं। शांत जल में होगा x और धारा का y मान लिए, ये माने हैं। फिर देखिए आगे क्या करेंगे। धारा की दिशा में इस एरो को डिनोट करते हैं, धारा के विपरीत दिशा में इसको डिनोट हम करते हैं। तो धारा की दिशा में अगर करना होगा तो शांत जल में चाल प्लस धारा की चाल यानी x प्लस y हमारा चाल आ जाएगा। धारा के विपरीत x माइनस y हो जाएगा चाल हमारा। तो देखिए चाल हमारा निकल गया। दूरी हमारा 48 किलोमीटर है, 20 घंटा में तय करना है। तो यहाँ से 2 इक्वेशन जनरेट होगा। देखिए तो एक फॉर्मूला होता है, दूरी इक्वल टू होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो दूरी हमारा दिया हुआ है 48 इक्वल टू चाल हमारा हो जाएगा x प्लस वाई धारा की दिशा में। इसे हमें जाने में 20 घंटा की समय लगती है। तो x प्लस वाई यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगा हमारा। 20 से अगर 48 में भागा देंगे 20 से, तो देखिए 20 से जब 48 में 48/20, जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो आपका 12/5 आ जाएगा। 12/5 का मतलब हो गया 2.4।
2.4 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, धारा के विपरीत में x माइनस वाई का यहाँ से निकाल लेते हैं। तो धारा के विपरीत में जब करेंगे तो दूरी हमारा तो सेम है 48 और चाल है x माइनस वाई। उसके बाद यहाँ पे 4 घंटा अधिक समय लगती है धारा के विपरीत में, तो यहाँ पे टाइम हमारा 24 हो जाएगा। 20 + 4 24 हो जाएगा। 24 दूनी का 48 हो जाएगा। x माइनस वाई हमारा आ गया 2 और x प्लस वाई का मान आ गया था 2.4। यहाँ से जब सोल्व कीजिएगा तो x हमारा पूछ रहा था शांत जल में 9 की चाल हम x माने थे, y से y कट गया। जब दोनों इक्वेशन को जब जोड़िएगा तो 2x बराबर आ गया 4.4, तो x का मान आ जाएगा 2.2। इधर राइट आंसर हो जाएगा। शांत जल में 9 की चाल 2.2। अगर धारा की चाल अगर पूछता आपसे तो धारा की चाल हमारा यहाँ से y निकाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना न भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89 नंबर। 89 बोला जा रहा है 100 में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, 2-3 कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। किसी भी संख्या में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 हो जाता है। बोला जाता है ना, किसी भी संख्या में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 0 हो जाता है, किसी भी संख्या में। ठीक है, तो हमारा 100 में 0 से मल्टीप्लाई करना था तो राइट आंसर हमारा 0 आ गया। यदि 0 में किसी भी संख्या से भी अगर हम भाग देंगे, यहाँ पे ये भी पूछ सकता था 0 डिवाइड 100, तो हमारा राइट आंसर 0 ही आएगा। अलग से हम आपको बता रहे हैं, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, देख ही रहे हैं आप। 0 में अगर 100 से भागा देते तो 0 हो जाता। और एक और प्रश्न पूछा जाता है, यदि हम 100 में अगर हम 0 से भागा दे देते हैं तो इसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भाग नहीं होगा। इसका मान क्या हो जाएगा, 100 में अगर हम 0 से भागा देंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। 89 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 × 0 = 0। 89 का ऑप्शन भी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 नंबर। 90 नंबर क्या बोला जा रहा है कि 66 × 6 × 6, जब आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 2376 आ जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 91 नंबर। फिर सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करना है तो वही बोर्ड मास का नियम लगाइएगा। यहाँ पे जोड़, माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का क्रिया करेंगे, उसके बाद ऐड का क्रिया करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का क्रिया करेंगे। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा, आशा है आप बना लीजिएगा, जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो आपका 91 का राइट आंसर आ जाएगा 56.75। 56 ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा 56.75 जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो 91 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 92 नंबर। 92 बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। 92 हमेशा पूछा जाता है। A/B हमारा 2:3 दिया हुआ है और B/C हमारा 9:5 दिया हुआ है, तो ABC का अनुपात पूछा जा रहा है। तो देखिए ABC हम इसे बनाते कैसे हैं वो देखिए। A/B हमारा कितना दिया हुआ है, 2:3 और B/C हमारा कितना दिया हुआ है, 9:5। तो क्वेश्चन में आंसर तो हमको मिलाना नहीं है, हमको समझाना है। सही आंसर में क्या है, 5 की जगह 4 हो जाएगा। सॉरी, क्वेश्चन में 9:5 की जगह आप 9:4 कर लीजिए, उसके बाद आपका आंसर मिलेगा, नहीं तो आंसर यहाँ पे गलत है। तो A/B हमारा कितना दिया हुआ है, 2:3। उसके बाद B/C हमारा 9:5 दिया हुआ। आप खुद समझ लीजिएगा कि आंसर गलत है कि नहीं। अगर क्वेश्चन सुधार दीजिएगा तो हमारा आंसर मिल जाएगा। 9:5 पर ही हम बनाते हैं। तो देखिए B कह रहा है कि 3 है, B कह रहा है कि 9 है, तो B तो हर हाल में B को इक्वल करना होगा। जो B है इसको हमें इक्वल करना होगा। ऐसा थोड़ी है कि हम जाएंगे कहीं तो मेरा नाम चेंज हो जाएगा। अभी हमारा नाम राम है, अगर हम पटना से अगर हम दिल्ली चले गए तो मेरा नाम तो चेंज नहीं होगा, हम राम ही रहेंगे। तो यहाँ पहला में बोला जा रहा था A/B 2:3 है और B/C बोला 9:5 है। B यहाँ 3 है, यहाँ B 9 है, तो B को तो सेम होना होगा हर हाल में। इसको सेम करने के लिए हम इसे में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो B ये हमारा अब क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। B हमारा देखिए सेम हो गया, 9 हो जाएगा। B को तो हमें सेम ही करना था और C हमारा 5 हो जाएगा। तो ABC का अनुपात क्या हो जाएगा, 6:9:5 हो जाएगा। A हमारा 6, B 9 और C 5 हो जाएगा। तो देखिए 695 कहीं नहीं आपको आंसर मिलेगा, 694 आंसर दिया जा रहा है क्वेश्चन में। देखिए एग्जाम में दिया भी है, देख लीजिए ऑप्शन डी दे रहा है, तो डी तो नहीं होगा। यहाँ 5 की जगह 4 कर दीजिएगा तो आपका आंसर मिल जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खाली 5 की जगह आप 4 कर लीजिए, हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट आप लोग को बताना चाह रहे हैं, किसी भी अनुपात में अगर अनुपात दिया हुआ है, उस अनुपात में सेम संख्या से
गुना या भाग, सेम संख्या से गुना या भाग करेंगे तो अनुपात चेंज नहीं होता है। लिख लीजिए, किसी भी अनुपात में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या हम भागा देते हैं तो अनुपात हमारा चेंज नहीं होती है, तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई करने और भागा देने से हमारा अनुपात चेंज नहीं होता है, जोड़ने और घटाने से अनुपात हमारा चेंज हो जाता है। तो बहुत ही वीवीआई कॉन्सेप्ट है, आप हमेशा याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 93 नंबर। 93 क्या बोला जा रहा है देखिए, 93 बोला जा रहा है एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। समय पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो एक दूरी बराबर एक फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय होता है, चाल इंटू समय होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कितना समय लगेगा, तो ये फॉर्मूला को हम डिलीट करते हैं, फिर से देखिए प्रश्न बनाना है तो समय हमसे पूछा जा रहा है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा, तो समय को निकालना है। तो दूरी हमारा कितना दिया हुआ है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर 40, और इसका चाल दिया हुआ है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 से हम जब भागा देंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा, सॉरी, दूरी में जब चाल से भागेंगे तो 10 घंटा हमारा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10 घंटा। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 94 नंबर। सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई में देखिए सबसे पहले आप भागा का क्रिया कीजिए, उसके बाद गुना का क्रिया कीजिए। यहाँ पे दो ही टर्म दिया है बोर्ड मास का जो डिजिट है, एक बोर्ड मास हम आपको बताएं कि बोर्ड मास याद रखिएगा, लिख लीजिए बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब होता है पहले ब्रैकेट का क्रिया होगा सिंप्लीफिकेशन में, फिर ऑफ काके की का क्रिया होगा, डिवाइड का क्रिया होगा, मल्टीप्लाई का क्रिया होगा, ऐड का क्रिया होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट का क्रिया होगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड ही दिया हुआ है, तो सबसे पहले डिवाइड का क्रिया करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई का क्रिया करेंगे, उसके बाद हम लास्ट में ऐड का क्रिया करेंगे। जिससे जब आप सोल्व कीजिएगा तो 26.64 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर। 95 पे एक रीजनिंग से प्रश्न दे दिया है, जैसे सीरीज बोल सकते हैं, रीजनिंग में एक चैप्टर आता है सीरीज। इसमें देखिए 2 में 6 कितना बढ़ा, 4 बढ़ गया, यहाँ 6 में 12 6 बढ़ गया, 12 से 20 8 बढ़ा। देखिएगा कि गौर कीजिएगा, 4 से 6 2 डिजिट बढ़ा, 6 से 8 2 डिजिट बढ़ा, तभी 8 से 2 डिजिट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 20 में 10 हम जोड़ेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 96 नंबर। 96 बोला जा रहा है चावल की कीमत 480 रुपया के लिए 8 सदस्यों के लिए 20 दिन के लिए चाहिए, तो 12 सदस्यों के लिए 15 दिनों के लिए आवश्यक चावल की लागत पूछ रहा है। एक फॉर्मूला होता है इसमें, M1 गुने D1 गुने T1 गुने H1 बटा, काम को नीचे रखते हैं, M1 D1 गुने T1 गुने H1 बटा W1। F इक्वल टू सेम होता है उधर M2 गुने D2 गुने T2 गुने H2 बटा W2। इस फॉर्मूला पर हम इसे बनाने का प्रयास करते हैं, बन जाएगा। देखिएगा 8 सदस्य है, यानी मैंने दे दिया 8, 8 गुने 20, अब काम हमारा वही 480 हो जाएगा, नीचे इक्वल टू हो जाएगा 12 और गुने 15 गुने x हो जाएगा, बटा में x हो जाएगा। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो आपका x बराबर 540 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 नंबर। देखिए ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन 97 नंबर जो पूछा जा रहा है, इसके लगा के चौथा क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप का, बहुत ही। 50 में से 0.5 घटाना है, तो 0.5 यहाँ लिख दीजिए, पॉइंट के बाद इधर एक जीरो बैठा दीजिए, इधर जीरो बैठा दीजिए। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो 45.5 नहीं 49.5 हो जाएगा। 10 में से 5 गया 5, आई बच गया 9, यहाँ हो गया 49.5। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर। 98 सिंप्लीफिकेशन का है, जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो 369.96 आ जाएगा, 96 आ जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफिकेशन का है, सोल्व कर लीजिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 99 देखिए इसे, ये भी सिंप्लीफिकेशन का है, जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो 166 राइट आंसर आ जाएगा, बना लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हार्ड क्वेश्चन रहता तो हम बता देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 नंबर। 100 नंबर फिर बोला जा रहा है कि 560 में हम क्या से गुना करें कि जीरो आ जाए, तो हम बताएं यदि किसी संख्या में हम जीरो से गुना करते हैं तो जीरो आता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा इसका, 100 का आंसर जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 101 नंबर। 101 बोला जा रहा है, फिर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसे आप सोल्व कर लीजिएगा। 40 18 21 64 को आप जोड़ दीजिएगा, और 95 72 में से आप इसे घटाइएगा तो 3390 आ जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा, 3390। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 102 नंबर। 102 हम बता देते हैं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है।
देखिए 102 नंबर में क्या कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्शन का है। डायरेक्शन का ज्ञान थोड़ा सा होना चाहिए तभी बनेगा। लेफ्ट राइट का ज्ञान होना चाहिए, दाएं बाएं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का होना चाहिए। जहाँ पे आप स्टडी करते हैं, जहाँ पे आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे, वहाँ पे आप लिख लीजिए, प्लस का एक सिंबल दीजिए। प्लस का सिंबल देने के बाद सबसे ऊपर में नॉर्थ होता है। आप जब एग्जाम में क्वेश्चन बनाइएगा, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, यानी राइट साइड हमारा ईस्ट हो जाएगा और लेफ्ट साइड हमारा वेस्ट हो जाएगा। एक लिख लीजिएगा। उसके बाद एक स्वास्तिक का सिंबल पारिएगा। स्वास्तिक, स्वास्तिक क्या होता है, हमेशा राइट की तरफ मुड़ता है, हमेशा राइट की तरफ मुड़ता है, ठीक है। इस स्वास्तिक का सिंबल है। इसी दोनों कॉन्सेप्ट पर हम एक क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। स्वास्तिक हमेशा राइट की तरफ मुड़ता है। इधर देखिए, जब आप पूरब की ओर जाइएगा तो राइट मुड़ना होगा तो नीचे आ जाइएगा। जब आप दक्षिण की ओर जाइएगा, नीचे की ओर जाइएगा तो राइट मुड़ना होगा तो पश्चिम की ओर मुड़ जाइएगा। जब आप पश्चिम की ओर जाइएगा, आपको राइट मुड़ने का कहेगा तो आप कहाँ चले जाइएगा, ऊपर नॉर्थ की तरफ चले जाएगा। जब आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं तो राइट मुड़ने के लिए कहेगा तो आप ईस्ट की तरफ मुड़ सकते हैं। उसके सेम हो जाएगा अपोजिट में, आप बाएं मुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बनेगा। देखिए क्वेश्चन, पहले इधर हम एक स्वास्तिक का सिंबल पार लेते हैं। अब देखिए, निवेदिता पूर्व की ओर 8 किलोमीटर चलती है। अब पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलती है, हम इधर 8 यहाँ पे अगर बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, क्वेश्चन हमको पढ़ने में असुविधा होगा। रुकिए 1 सेकंड, थोड़ा टाइम दीजिए हमको, इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर देते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम स्वास्तिक पार लेते हैं। देखिए, निवेदिता पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलती है, तो पूरब क्या होगा, हमारा राइट साइड। तो यहाँ से जर्नी मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है, तो 8 किलोमीटर इधर पूरब चला। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, फिर 13 किलोमीटर पीछे चलती है। 13 किलो फिर इसी डायरेक्शन में यहाँ से पीछे बैक आ जाती है और 13 चलती है। तो इधर हम 5 मान लेते हैं। 5 मान ना लेते हैं, हो ही जाएगा, क्योंकि 8 किलोमीटर गई थी, 8 किलोमीटर फिर आके इधर 5 किलोमीटर आ गया। फिर वह बाईं तरफ। अब जब देखिए स्वास्तिक पर ध्यान दीजिए, जब इधर पश्चिम की ओर जब जाएगा तो दायां क्या होता है, ऊपर होता है। तब बोल रहा है बाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। फिर नीचे आ जाएगा, 3 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। बाईं हो जाएगा नीचे, बाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। सॉरी, बाईं ओर मुड़ती है 4, ये 4 है। बाईं ओर मुड़ती है 4 किलोमीटर चलती है। हम नीचे वाला लाइन पढ़ ली थे। फिर बाईं ओर मुड़ती है, जब नीचे आएगा तब बाईं ओर चलना है। दायां तो हो जाएगा पश्चिम की ओर, तो पूरब की ओर चलना है। तो फिर देखिए फिर कितना मुड़ता है, 5 किलोमीटर। तो फिर एकदम सेम डायरेक्शन के आ गया नीचे में। फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, यानी जब पश्चिम पूरब की ओर तरफ जाएंगे तो बाईं ओर मुड़ने के लिए हमको कहाँ जाना, ऊपर जाना पड़ेगा। बाईं ओर मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। तो देखिए ये दूरी हमारा 4 है, इधर हमारा 3 है। तो पूछ रहा था प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु से हमारा देखिए 1 किलोमीटर दूरी पर है, आपको खुद दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 103 नंबर। 103 बोला जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज मार्क पूछ रहा है। 103 बोला जा रहा है डेविड को, कोई डेविड व्यक्ति का नाम है, 75, 65, 82, 67 और 85 अंक 100 में से प्राप्त हुए। जब आप 10th का जब एग्जाम देते होंगे तो सभी एग्जाम 100 नंबर के होते हैं। तो वहाँ पे क्या करते थे, जब 100 नंबर के एग्जाम आपका पूछता था कितना परसेंट आया 10th में, तो परसेंटेज निकालने के क्या करते थे, टोटल जो एक सब्जेक्ट था उसमें आप सबको जोड़ देते थे और जितना सब्जेक्ट है उससे आप भागा देते थे। तो यही एक फॉर्मूला है। एवरेज जो औसत निकालते हैं, औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, माने जितना संख्या, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा होता है कुल संख्या, कुल संख्या। तो देखिए इस फॉर्मूला पर इसे हम बनाएंगे। कुल संख्या का योग हमें जोड़ना है 75, 65, 82, 67 और 85। 75, 65, 82, 67, 85 को जब जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 103 का, जब जोड़ेंगे तो 374 आ जाएगा। और संख्या हमारा 5 है, जब 5 से हम भागा देंगे इसे तो 74.8 आ जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 104 नंबर। 104 बोला जा रहा है, औसत का क्वेश्चन है। 1.5 2.5 को सरल रूप में आपको लाना है। तो सरल रूप में कैसे आएगा, तो इसको हम बोले थे कि औसत में यानी अनुपात में किसी भी संख्या से गुना या भागा करने से, सेम संख्या से गुना या भागा करने से औसत हमारा चेंज नहीं होती है। तो 1.5 को 15 बटा हम 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अनुपात 2.5 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ गया, 10 से 10 हमारा कट गया। 15 और 25 को सेम संख्या से हम भागा दे रहे हैं। देखिए 15 और 25 में हम 5 से भागा दे रहे हैं, तो 5 से 5 का 15 और 5 5 25 यानी 3:5 हमारा इसका सरल रूप आ गया। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 105 नंबर। 105 बोला जा रहा है, देखिए
किसी संख्या के 2/3 तो संख्या हम x मान लेते हैं, ठीक है। किसी संख्या के 2/3 यानी 2/3 का आधा भाग यानी 1/2 का मतलब गुना, आधा भाग 120 है, इक्वल टू 120 हो जाएगा। तो वह संख्या जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो 360 आ जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से कीजिए, 2 से 2 कट गया हमारा। अब 120 में 3 से गुना कीजिएगा तो 360 हो जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 106 नंबर। 106 बोला जा रहा है 220 मीटर लंबी एक ट्रेन एक सिग्नल पोस्ट को 12 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की गति निकालना है। तो गति बराबर दूरी बटा हो जाएगा समय, यानी 220 बटा हमारा हो जाएगा 12। ये हमारा मीटर प्रति सेकंड में आएगा, मगर आंसर हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में जा के लिए 18/5 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा 220 5 से भागा दे दीजिए 220 में, जब 5 से भागा 220 में दीजिएगा तो 44 आ जाएगा। 44 बार में कट जाएगा। अब 44/12 गुने 18, 6 दूनी का 12, 6 18 और 2 से हमारा 22 हो जाएगा। 22 तिया का 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसमें एक कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए। यदि मीटर प्रति सेकंड से हम किलोमीटर में जाएंगे तो आप अभी इस प्रश्न में देखें, हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाता है। मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में जाने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए 5/18 से हम गुना करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 107 नंबर। 107 देखिए, इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब आप मंजिल की तरफ पहुंच चुके हैं, लास्ट है 3 क्वेश्चन। देखिए द स्मॉलेस्ट नंबर एमंग, जल्दबाजी में गलती नहीं करना। सबसे छोटा नंबर इसमें पूछ रहा है 76, 89, 85, 65 में सबसे छोटा क्या है? 65 हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 108 नंबर। देखिए इस टाइप का 5 क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। फिर 10 में से 0.1 को घटाना है तो 9.9 होगा। कैसे घटाना है आपको हम कितना बार बता चुके हैं, ऊपर 2-3 प्रश्न बताकर, आप खुद बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 109 नंबर। 109 देखिए 2480 का कितना प्रतिशत 2.48 है? तो 2480 का मतलब गुना होता है। तो 2480 गुने कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं x प्रतिशत, x बटा 100 इक्वल टू 248 बटा हम 100 लिख सकते हैं। इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। 100 से 100 हमारा कट जाएगा। 248 से हमारा 248 कटे, यानी 10x बराबर हो जाएगा x। 10x बराबर जब 1 हो जाएगा तो x बराबर हम क्या करेंगे, 1 में 10 से भागा देंगे, हमारा आ जाएगा 0.1%। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा 109 का। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए। 110 बोला जा रहा है 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, सेम क्वेश्चन है। 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम आपको बताएं कि किसी भी संख्या में अगर 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो शुरू वाला और लास्ट वाला डिजिट को सेम हम उतार देंगे। तो हमारा शुरू 1 2 3 4 डिजिट है, इसे 11 से मल्टीप्लाई करना है तो शुरू और लास्ट डिजिट को हम उतार देंगे। उसके बाद दाएं से बाएं की तरफ आएंगे और एक दूसरे से जोड़ते हुए जाएंगे। 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13574। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा 110 का। ये वीडियो समाप्त होता है। ये क्वेश्चन किस चीज़ का था? कमर्शियल डिपार्टमेंट का था, क्लर्क कमर्शियल डिपार्टमेंट का। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाकर बताइए, हम आपका कमेंट का वेट करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। अगर किसी को ज़रूरत है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी प्रश्न से आपको डाउट है, कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं या किसी भी टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।